नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद संजीव यूट्यूब चैनल पर। मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू करेंगे और आज हम उनका पहला अध्याय यानी प्रस्तावना पढ़ेंगे। और इस अध्याय से जुड़े जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम में, हम देखेंगे किस तरह के सवाल बनते हैं। तो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रस्तावना क्या है। दोस्तों, जैसे किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो प्रारंभ में उसकी विषय सूची दी होती है, एक कंटेंट दिया होता है जिसको पढ़ के हम ये देखते हैं, जिसको देख करके ये पता चलता है कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से अध्याय हैं, इस किताब में कौन कौन सी कहानियाँ दी गई है। तो उस विषय सूची से हमें उस किताब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दिया हुआ है। इस प्रस्तावना से ये पता चलता है कि हमारे संविधान को बनाने वालों ने कैसा बनाया है, यानी हमारा भारत कैसा है, क्या स्वरूप है उसका, क्या उद्देश्य है हमारे संविधान का, या उस संविधान में हमारे नागरिकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो यानी प्रस्तावना में संविधान का पूरा सार दिया हुआ है, पूरी भूमिका इस प्रस्तावना में मिलती है हमें। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रस्तावना को कैसे जोड़ा गया हमारे संविधान में, कैसे लाया। तो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहा था तो उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आया। ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लगभग एक महीने तक चर्चा होने के बाद संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में ये प्रस्तावना की बात कहाँ से आई। तो अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने संविधान के प्रारंभ में भी प्रस्तावना हो, इस तरह की बातें उनके मन में आई। तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के संविधान में प्रस्तावना को लाया गया। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। ये देखिए, ये प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के लाया गया। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। वहाँ अमेरिका मत आप कीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं पहले एक बार कि हमारे प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द को शामिल किया गया, कौन कौन से शब्दों का क्या अर्थ होता है। परीक्षा में अक्सर जो प्रश्न बनते हैं वो इसी से बनते हैं कि हमारे संविधान में जो ये शब्द दिए गए हैं इसका अर्थ क्या होता है, ये इसे पूछा जाता है कई बार। तो पहले एक बार हम प्रस्तावना को देखते हैं, फिर इनके अर्थ को जानेंगे। देखिए, जैसे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। देखिए, प्रारंभ में इसी से सबसे बड़ा सवाल बनता है कि हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, यानी हमारे संविधान को शक्ति कौन देता है। तो हम भारत के लोग यानी भारत के नागरिक। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए बहुत ही बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता क्या है। तो इसके बारे में हर एक शब्द का अर्थ जानेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अर्थ को भी हम जानेंगे। विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने संविधान को पढ़ा, आप भी स्कूल में कई बार ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन शब्दों का अर्थ जानना, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सवाल वहाँ से बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक एक शब्द को और जानेंगे इसके अर्थ को, कैसे सवाल बनते हैं। देखिए, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग संविधान के स्रोत हैं, संविधान को शक्ति मिलती है। अभी यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान के, हमारे देश में सबसे ऊंचे पद पर यानी सर्वोच्च क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? नहीं, सबसे ऊंचा है हमारे देश का संविधान। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संविधान है, सब उसी के अंडर में तो काम करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी। लेकिन उस संविधान से भी शक्तिशाली कौन है, उस संविधान को भी शक्तिशाली कौन बनाता है? तो यही हम भारत के लोग, यानी कि भारत के नागरिक, ये सबसे पावरफुल हैं। भारत को कैसा बनाया है? हम लोगों ने भारत को बनाया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब जिस देश में पूरी तरह से खुद का कानून व्यवस्था हो, जो देश आंतरिक और बाह्य मामले में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, जहाँ किसी दूसरे देश का कानून लागू नहीं होता हो, किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं हो, वैसा देश कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो क्या 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी 16 अगस्त 1947 को हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था? नहीं था, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में हमारी कानून व्यवस्था, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि आज़ादी के बाद भी 26 जनवरी 1950 तक हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं थे। हमारे यहाँ हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, हमारे यहाँ हमारा कानून व्यवस्था लागू नहीं हुआ था। उस समय तक हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन लागू था, अंग्रेज़ों का कानून ही चलता था हमारे यहाँ आज़ादी के बाद भी। तो हमारा राष्ट्र, यानी हमारा अपना देश भारत, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आप समझ गए होंगे। अगला वर्ड है कि हमने अपने भारत में ये समाजवादी व्यवस्था को लगाया है, हमारे संविधान में लिखा है। ये समाजवादी मतलब क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, लोगों के भले के लिए कार्य करते हो, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। अभी मान लीजिए आप कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से, महामारी से पूरा त्राहि मचा हुआ है, लोगों में बहुत सारी संकटें उत्पन्न हो गई है। तो आपने देखे होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों के खाते में 500 रुपये या 1000 रुपये भुगतान किया जा रहा है, दिया जा रहा है गरीबों को, मतलब लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे ही देश को हम कह सकते हैं समाजवादी देश, ऐसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब एक ऐसा राष्ट्र जिसका कोई विशेष धर्म नहीं होता है, जहाँ लोग किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे हमारा राष्ट्र, यहाँ कोई धर्म नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो हमें हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ के लोग स्वतंत्र होते हैं, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है, लोग स्वतंत्र हैं। अभी एक उदाहरण देखिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में
एक धर्म चलता है इस्लाम धर्म, वहाँ सभी लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकारना ही पड़ेगा, सभी लोग वहाँ इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो ऐसा राष्ट्र, ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और लोग स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। ठीक है, अगला लोकतांत्रिक। ये लोकतांत्रिक राष्ट्र का मतलब क्या है? हमारे देश में लोकतंत्र को अपनाया है, मतलब एक ऐसा राष्ट्र जहाँ सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, मतलब जो हमारे ऊपर शासन करता है उन्हें भी चुनने का अधिकार हमारे पास है, यानी लोगों के पास है। तो इसे बोलते हैं लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट, गणराज्य मतलब गणतंत्र। हमारे देश में गणतंत्र को अपनाया है, ना कि राजतंत्र को। गणतंत्र मतलब कि किसी राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्र के अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्वीन होते हैं, किंग, सम्राट जो भी कहते हैं, वो वंशानुगत होते हैं, उसका निर्वाचन नहीं होता है। तो वहाँ पे राज व्यवस्था है, वो राजतंत्र है। लेकिन हमारे यहाँ कैसा है? गणतंत्र। नेक्स्ट, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। हमारे लोगों को 3 तरह का न्याय मिला है। कौन कौन सा मिला था बताया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब हम जानेंगे ये सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है। सामाजिक न्याय, राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि समाज में गैर बराबरी ना हो और संतुलन की स्थिति पैदा ना हो। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव ना हो। समाज में कमज़ोर वर्ग हैं, उसके कल्याण के लिए सरकार विशेष प्रावधान करे ताकि उसे न्याय मिल सके। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उसके लिए सरकार काम करे ताकि वो थोड़ा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसका समाज में थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनके दबदबा के अंदर ना रहे, मतलब उनका थोड़ा विकास हो सके। तो समाज उन लोगों के लिए कल्याण के लिए काम करे, इसे बोलते हैं सामाजिक न्याय। नेक्स्ट, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब सीधी सी बात है कि ऐसा राष्ट्र जहां सरकार लोगों के साथ आर्थिक रूप से भेदभाव ना करे। नेक्स्ट, राजनीतिक न्याय। देखिए, ऐसा राष्ट्र जहां हर किसी के लिए वोट देने का अधिकार हो, सरकार चुनने का अधिकार हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो मूर्ख हो या विद्वान हो, सबके वोट की कीमत बराबर हो, इसे कहते हैं राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, हमारे संविधान में इस 5 तरह के स्वतंत्रता की बात कही गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब हम एक एक करके जानेंगे इसका मतलब। देखिए, विचार की स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या है? हम किसी भी तरह से अपने विचार को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये विचार जो स्वतंत्रता की हमारे मन में है, विचार की जो स्वतंत्रता मिली है, ये हमारे लिए सरकार की तरफ से बाध्य नहीं है कि आपको कैसे विचार प्रकट करना है। हम अपने विचार को किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें संविधान में मिली है, तो इसे हम विचार की स्वतंत्रता कहते हैं। नंबर दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता जहां लोग खुद को किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है या प्रदर्शित कर सकता है, चाहे वो लेखनी के माध्यम से हो, पेंटिंग के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें संविधान से मिली है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए, जहाँ लोग किसी में भी विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी भी पार्टी में, किसी मूर्ति में, किसी लोगों में, हम किसी में भी विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार की तरफ से ये बाध्यकारी नहीं है कि हमें किस पार्टी में विशेष रूप से शामिल होना है, हमें किस में विश्वास करना है।
ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, हम किसी में भी विश्वास कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता। ये धर्म की स्वतंत्रता का मतलब होता है ऐसी स्वतंत्रता जहाँ सरकार लोगों के धर्म से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप ना करे, जहाँ लोग किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हो। हम इस्लाम धर्म को मानना चाहें या ईसाई धर्म को मानना चाहें या हिंदू धर्म को, सरकार हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है। सरकार ये नहीं कहेगी कि आपको किसी एक धर्म को मानना है, इसको मानो। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रता हमें संविधान से मिली है। नेक्स्ट, उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, सीधी सी बात है, जहाँ किसी भी पूजा या उपासना करने के लिए लोग स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं है कि हम शिव जी की पूजा करें या अकबर की पूजा करें या अल्लाह की पूजा करें या गॉड की पूजा करें, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। स्वतंत्र हैं किसी की भी पूजा करने के लिए, उपासना करने के लिए। इसे कहते हैं उपासना की स्वतंत्रता। अभी देखिए, कुछ लोग कुछ दिन पहले आसाराम जी बापू में भी विश्वास करते थे, लोग उनकी भी उपासना करते थे। तो लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, किसी की भी उपासना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखिए, हम लोगों ने भी क्या क्या पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सबका अर्थ मैंने बताया, आप दोबारा फिर देख सकते हैं। लेकिन आपको यह सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारा संविधान का स्वरूप है। उसके बाद हमने संविधान में दिए गए 3 तरह के न्याय के बारे में पढ़े, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 तरह की स्वतंत्रता हमें संविधान से मिली है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसी तरह से हमने 2 तरह की समानता का प्रावधान जो है उसको जानेंगे। देखिए, ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब प्रतिष्ठा का मतलब सीधी सी बात में जाने, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस, जहाँ किसी भी लोगों के साथ प्रतिष्ठा को लेकर भेदभाव ना हो। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप ही के साथ आपके क्लास में कोई लड़का जो एक बहुत ही बड़े मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है। क्या दोनों में भेदभाव किया जा सकता है कि नहीं? ये मंत्री का लड़का बीए किया है, इसको ज़्यादा नॉलेज है, ये किसान का लड़का बीए किया है, इसके साथ इसको कम नॉलेज है, ऐसा नहीं है। दोनों ग्रेजुएशन है, मतलब दोनों का स्टेटस समान है, दोनों को बराबर प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। एक आईएएस बन जाता है, किसी मंत्री का बेटा या किसी गरीब का बेटा एक आईएएस बनता है, तो दोनों में ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दोनों का स्टेटस समान है, दोनों आईएएस है, मतलब दोनों आईएएस हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रतिष्ठा यानी स्टेटस की समानता। नेक्स्ट है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब जहाँ की राज्य सरकार सबको समान अवसर देता हो अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। देखिए, 2 वर्ड मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा है। पहला गरिमा और एकता एवं अखंडता। ये गरिमा का मतलब ये हुआ कि लोग को सिर्फ यहाँ जीने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि हमारे देश में एक गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। एकता एवं अखंडता, देखिए दोनों सुनने में एक ही ऐसा लगता है, एकता और अखंडता, लेकिन दोनों थोड़ा सा अलग है। एकता मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, जैसे हम सब एक भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, यानी एकता है हमारे अंदर, ये हमारी मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। लेकिन अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। किसी भी राज्य को
भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा देश भारत एक अखंड राज्य है, अखंड भारत है हमारा। ये होती है। नेक्स्ट, एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब बंधुता मतलब भाईचारा। हमारे देश में लोग भाईचारा के तहत रहेंगे, बंधुता आपस में होनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में कितने तारीख को, तो 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखने की चीज़ कि हमारे संविधान सभा में ये प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया, यानी कि पारित कब किया गया, 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, कई बार रेलवे, एसएससी और भी अन्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि हमारे देश में प्रस्तावना को कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। हम लोगों ने प्रस्तावना के लगभग सभी शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह जान चुके हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जो बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा करके। क्या पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, हमने बताया था कि प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमने शुरू में बताया था कि ये हमारा प्रस्तावना जो है यह एक विषय सूची की तरह, जैसे किसी भी बुक के प्रारंभ में विषय सूची होती है, उसी तरह हमारे संविधान के प्रारंभ में भी एक प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को लेकर के बहुत सारे संवैधानिक जो व्याख्या करने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अलग अलग नाम दिया है प्रस्तावना को। जैसे ये देखें, एन पालकीवाला ने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि संविधान का परिचय पत्र किसने बताया, किसने कहा था कि ये प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो यही एन के पालकीवाला। दूसरा है ठाकुर दास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। नंबर तीसरा आर्थर बार्कर। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की नोट कुंजी है। और के.एम. मुंशी, इन्होंने कहा था कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान की जन्म कुंडली है। जिस तरह किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली बनवाते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है, उसका पूरा भविष्य लिखा रहता है। बच्चा पढ़ेगा, आगे चल के क्या करेगा, कैसा बनेगा, क्या करेगा। तो उसी तरह से प्रस्तावना में भी संविधान के बारे में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। हमारा संविधान कैसा है, क्या है, लोगों के लिए अच्छा है, क्या व्यवस्था करता है, कल्याण के लिए क्या कार्य करता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में प्रस्तावना में लिखा हुआ है, पूरे संविधान के बारे में। इसीलिए के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है। तो हमने लगभग सारे फैक्ट को कवर किया है। आप अच्छे से इस वीडियो को देख करके एक नोट्स बना लेंगे कॉपी में, ताकि मैंने इतने सरल भाषाओं में आपको इन सारे शब्दों का अर्थ बताया है कि आप आराम से समझ गए होंगे और दोबारा वीडियो देख करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।